गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को मेरा नमस्कार, नमस्ते या वॉटेवर जो आप मानते हो। आज हम रिफ्लेक्शन का लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, क्लास 10th है ऑब्वियसली, क्लास 10th। और दिस इज द पार्ट 3, राइट। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन में लिया था, दैट डिस्कशन वाज अबाउट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर, राइट। हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस कर लिया था? रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। इसके बारे में हमने बातें काफी हद तक कर ली थी, काफी हद तक हमने कर ली थी। इसमें हमने इस तरह से सीखा था। मैंने आपको कुछ बहुत सारी बातें बताई थी कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है। लाइक मैंने बोला था, हेड से आपको दो रेज निकालनी है। मतलब पहली बात तो ऑब्जेक्ट को दिखाने का तरीका है एक एरो। ऑब्जेक्ट को दिखाने का तरीका है आप एरो बनाएंगे और कोशिश करेंगे इस एरो के हेड पार्ट से आप दो रेज निकालेंगे। क्योंकि आइडिया क्या है, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पर हमारा इमेज बनता है, राइट। ठीक है, और हम पैरों से यहां प्लेन मिरर में तो बना रहे हैं, बाकी हम स्फेरिकल, आज क्योंकि हमारा मोस्टली हमारा डिस्कशन स्फेरिकल मिरर्स पर ही बीतेगा, तो पहली बात तो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। और उसके बाद हम सीखेंगे क्यों हमें स्फेरिकल मिरर्स में ये बेस लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। खैर, अभी रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर में फिर हमने कुछ यहां पर देखा था कि इमेज यहां बनी थी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था या तो रिफ्लेक्टेड रेज सच में मिल जाए, या तो रिफ्लेक्टेड रेज सच में मिल जाए, या तो रियल मीटिंग हो जाए, और अगर रियल नहीं हो पाई तो हम वर्चुअल मीटिंग कराएंगे, उनकी वर्चुअली मीट करेंगे, राइट, वर्चुअल मीटिंग करेंगे। और ऐसे में हमने देखा था कि यहां ऑब्जेक्ट था तो यहां इमेज बन गया था। उसकी मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखवाई थी, राइट। जैसे मैंने पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखवाया था कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर है। उसके अलावा फिर बोला था सेम साइज है। एक चीज मैं लिखवाना भूल गया था, मिरर से यहां तक का जो डिस्टेंस है, मिरर से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यानी ऑब्जेक्ट तक का ओ डैश, ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस मिरर से इमेज तक का रहेगा, आई डैश तक का, राइट। तो एक ये वाली बात छूट गई थी कि डिस्टेंस बिटवीन देम आर आल्सो सेम। मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू द मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस, राइट। चलिए, अब हम अपना डिस्कशन मोड़ लेते हैं अपना मेन टॉपिक आज का, क्योंकि हमारा सारा डिस्कशन आज स्फेरिकल मिरर्स पर ही जाना है। मैंने आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में समझाया था, मैंने ये वाली बात आपको बताई थी कि स्फेरिकल मिरर के साथ प्रॉब्लम ये है ना बेटा, स्फेयर होना चाहिए, यानी ये एक स्फेयर ले लिया मैंने, राइट। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, जब आप पेपर पर बनाओगे तो स्फेयर नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि आपके पास 3D कुछ नहीं है, राइट। तो आप ये समझे कि अगर लाइक मैंने इसको फिलहाल स्फेयर मान लिया है और मैंने इसके बीच में से दो हिस्से कर दिए हैं, ये मैंने बिल्कुल दो हिस्से इसके कर दिए हैं। दो हिस्से करने के बाद मैं चाहूं तो इन्हें अलग अलग रूप दे सकता हूं। कैसे? अगर मैं इस पर बाहर से पेंट कर देता हूं, अगर मैं इस पर बाहर से पेंट कर देता हूं तो इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड ये वाली है, ये वाली इधर की तरफ से रिफ्लेक्शन होगा। और अगर मैंने इधर की तरफ से पेंट कर दिया, मैंने इधर की तरफ से पेंट कर दिया, तो अपनी रिफ्लेक्टिंग साइड ये वाली उभरी हुई साइड हो जाएगी। ठीक है, ये बल्ज्ड आउट वाली है, ये बल्ज्ड इन वाली है, राइट। दोनों में अंतर है। इसमें इसका नाम क्या था? कॉनकेव मिरर, और इसका नाम क्या है? कॉन्वेक्स। आई थिंक ये तो सब जानते हैं यार, है ना। ये तो यार मैं किसी बाहर इधर उधर से पूछ लूंगा ना यार, है ना, बिस्किट नमकीन वाले से, तो वो भी मुझे बता ही देगा कहीं ना कहीं कि ये कॉनकेव है और ये अपना क्या है? कॉन्वेक्स। बात चलते हैं इसके थोड़ी सी आगे, क्यों हमें स्फेरिकल मिरर्स पढ़ने हैं और क्यों पढ़ने हैं, ये बात नहीं है, पढ़ने हैं। फिलहाल पढ़ते टाइम हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है और इनसे क्या क्या रिलेटेड टर्म्स निकलती हैं, आप समझिए। क्योंकि स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर का पार्ट है। आप समझिए, अगर आपसे बोला जाए कि मिरर बनाओ आर्क वाला, तो आप सेंटर मतलब आप बोलेंगे प्रोटेक्टर लेंगे और यहां पर ऐसे रखकर आप एक आर्क लगाएंगे। तो राइट, आपने मान लीजिए यहां पर एक आर्क लगाया। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ही इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात, जब आप इस आर्क को बना रहे थे तो आपने एक सेंटर सेलेक्ट किया होगा। जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल एक सेंटर लिया होगा। ये जो सेंटर है इसी को हमने बोल दिया सी। ये जो सेंटर है इसको बोला आपने सी। इस मिरर के बीचों बीच, इस मिरर के बीचों बीच जो पॉइंट है इसको आपने क्या बोल दिया? पी। अगर आप इन दोनों को मर्ज करते हुए, अगर आप इन दोनों को मर्ज करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दें, अगर आप इन दोनों को मर्ज करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दें,
ये हमारे लिए एक रेफरेंस लाइन है, ये हमारे लिए एक रेफरेंस लाइन है, एंड दैट रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सेस. दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सेस. दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सेस, राइट. एक तो ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए. फिर बेटा अगर आप इसकी शेप को, मैं काम करता हूं आपको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, राइट, थोड़ा सा इसको समझने के लिए. समझते हैं यार चीजों को, रटना तो क्या ही बोलो यार, रटना कभी कभी हो सकता है, बहुत सारी चीजों आपको रटना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें रटने वाली कोई बात नहीं. आप सोच कर देखो, मैंने मिरर को आपके सामने ऐसे लगाया है, आप इसे एक बार थोड़ा ऐसे करके तो देखो. लेट से मैंने इसको ऐसे रख लिया, लेट से मैंने इसको ऐसे रख लिया, पेंट वहीं का वहीं जहां था, लेट से मैंने इसको ऐसे रख लिया, राइट. अब आप मुझे एक बात बताओ, ये इसकी शेप आपको नहीं लगता हमारे घरों में यूज होने वाली कढ़ाई जिसमें हम फ्राई करते हैं कुछ वैसी ही है? अगर ये वैसी ही है तो खास क्या है? खास है जनाब, खास है, बिल्कुल खास है. इस शेप की खासियत है, अगर आप किसी चीज, लिक्विड की बात चल रही है वैसे फिलहाल, अगर आप किसी लिक्विड को यहां पर इंसर्ट कराते हैं, यहां गिराते हैं, तो जनाब ये यहां ले जाएगा. अगर आप ऑब्जेक्ट को, सॉरी, किसी लिक्विड को यहां पर इंसर्ट कराएंगे तो वो बहता 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 इसको यहां ले जाएगा. यहां पर भी गिराएंगे तो भी इसको बहता बहता यहां तक ही ले जाएगा. यहां पर गिराएंगे तो भी इसको बहाकर यहीं ले जाएगा. कुल मिलाकर आप देख रहे होंगे कि इसकी इस शेप की आदत है, इस शेप की आदत है, इस शेप की नेचर है, इस शेप ही ऐसी है कि ये सेंट्रलाइज करेगी. ये क्या करेगी? ये सेंट्रलाइज करेगी, ये चीजों को सेंटर की तरफ लाएगी, किसी ना किसी सेंटर की तरफ ले जाएगी, सेंट्रलाइज करेगी, या मेरे लिए बहुत अच्छा वर्ड है, ये कन्वर्ज कर देगी. ये कन्वर्ज कर देगी, ये चीजों को एक जगह मिला देगी. एक जगह मिलाने का मतलब हो गया ये कन्वर्ज कर रही है जनाब, ये कन्वर्ज कर रही है, सेंट्रलाइज कर रही है. अब इसी शेप को आप, इस शेप को आप उठाकर अब आप ऐसे रख लो. दूसरी बात, अब आप कोई फिजिकल चीज नहीं डाल रहे हो, आप एनर्जी डाल रहे हो. कौन सी? लाइट एनर्जी. जनाब लाइट एनर्जी क्या करती है? जब ओपेक चीजों पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट बैक करती है. इसका मतलब अगर मैं एक लाइट इस पर ऐसे डालूं, 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 अलग अलग लेजर लाइट यूज कर रहा हूं मैं, अलग अलग लेजर लाइट यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है. और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मैंने सीपी कुछ नहीं बनाया, ये सीपी, ये सब बातें बाद में कर लेंगे. अभी मैंने सीपी कुछ नहीं बनाया, मैंने मान लिया कि ये भी एक लाइट रे है, मैंने मान लिया ये भी एक लाइट रे है. अगर आप इस तरह से पैरेलल सॉरी, ये आपस में क्या है जनाब? ये पैरेलल है. अगर ये आपस में पैरेलल है तो देखा गया इसकी शेप ही ऐसी है, देखा ये गया कुछ कमाल ही देख लिया. सॉरी, ओहो, ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है. सॉरी, मैं इसको थोड़ा बना नहीं पाया. इसकी शेप की वजह से पता चला कि अगर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालेंगे तो ये रिफ्लेक्ट बैक होकर किसी एक पॉइंट से निकलेगी, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस. दैट इज कॉल्ड एज फोकस. तो हमने जनाब इसको नाम दे दिया, इस पॉइंट को, फोकस. अब आप एक चीज गौर करें, जो बीचों बीच वाली लाइट रह गई थी वो रिफ्लेक्ट बैक करके आ ही गई है वापस. ओके, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? पी. इसको क्या बोल रहे हैं? एफ. दूसरी बात, मैंने बताया था इसको कहीं ना कहीं सेंटर मान के आर्क टाइप में बनाया गया होगा, यानी इस वाले कर्वेचर का कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट भी होगा ही. तो ऐसा देखा गया कि मोस्टली ये तीनों एक ही लाइन पर थे, सी, एफ और पी. इन तीनों को ड्रॉ करने वाली जो लाइन है बेटा, लाइन सेगमेंट नहीं कह रहा हूं, अब आई एम टॉकिंग अबाउट लाइन. लाइन की कोई लिमिट नहीं होती, मैंने लाइन ड्रॉ करी है, एंड दैट रेफरेंस लाइन बन गई वो हमारे लिए, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सेस.
तीन बातें ध्यान रखना, मैं आपको सी के बारे में बता चुका हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका नाम है फोकस और इसका नाम क्या है, पोल। तो ये मिरर है, मिरर के मिड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, पोल। इसकी शेप ही ऐसी है कि इसने सारी लाइट को एक जगह लाकर रख दिया, कन्वर्ज कर दिया, इसीलिए इसको क्या बोला गया, फोकस पॉइंट, और दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीन बातें आपकी समझ में आनी चाहिए, तीन बातें आपकी समझ में आनी चाहिए, राइट। ऐसा ही अगर मैं ये वाली शेप ले लूं, ये वाली, अब आप सोचना देखें, इस शेप को थोड़ा उल्टा करके देखते हैं, ऐसे करके समझते हैं, एक बार देखते हैं। ये हल्का हल्का आपको छतरी वाला फीलिंग नहीं दिखा रहा, अम्ब्रेला, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अम्ब्रेला है? अगर ये अम्ब्रेला है तो आप सोचकर देखो, इस पर क्या होगा, बारिश की बूंदें आएंगी छिन भिन इधर को, बारिश की बूंद छिन छट छटा इधर 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 इधर। इसकी नेचर है अलग अलग करना, इसकी नेचर है डाइवर्ज, इसकी नेचर है डाइवर्ज करना। अगर इसकी नेचर डाइवर्ज करना है तो आप जरा अब इस मिरर को सीधा करके, जैसा हमारे काम का है हमने वैसा कर लिया। अगर इस पर भी मैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालूंगा ना, अगर इस पर भी मैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालूंगा ना, कमाल ही हो जाएगा, कमाल ही हो जाएगा। देखो, हो सॉरी, ये ऐसा, ये ऐसा, ये तो वापस ही हो जाएगी, ये ऐसी और ये ऐसी। दूसरी बात, अगर आप गौर करें तो बेटा देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। मैंने जिन पर ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, क्या ये इधर इधर मिलेंगी? नहीं, डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग रेज नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी तो हम इनका बोलेंगे कोई बात नहीं, सच में नहीं मिल रही तो हम वर्चुअल मीट कराएंगे, हम इनकी वर्चुअल मीटिंग करा देंगे और इसका नाम रख देंगे फोकस। तो जनाब अंतर हो गया, ये वाला फोकस कैसा था, ये रियल था, ये सच में था, लेकिन ये वाला फोकस कैसा है, ये ख्याल है, ये वर्चुअल है, ये इमेजिनरी है, ये वर्चुअल है। ऐसे ही इसका कर्वेचर ड्रॉ करोगे आर्क, तो यहां यानी इधर ही कहीं सेंटर आएगा, और इसको मिड पॉइंट को क्या बोल देंगे, पी, और इससे ज्वाइन होने वाली लाइन को अपन क्या बोल देंगे, रेफरेंस लाइन। वापस से रेफरेंस लाइन, और रेफरेंस लाइन से मेरा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ही था, मेरा मतलब यहां प्रिंसिपल एक्सिस से ही था, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए दोनों के बारे में। इसीलिए जब फोकस पॉइंट को डिफाइन करना पड़ता है तो मैं लिखना पड़ता है, when parallel beam of light get incident and after reflection, after they meet or appears to meet, either they meet or appears to meet is called as, that point is called as focus point। इसका फोकस रियल है और इसका फोकस पॉइंट वर्चुअल है, इमेजिनरी है, सच नहीं है, मन गलत है, ठीक है। तो आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए जो आज हमने पढ़ा। अब हम इसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल ये सब पढ़ना केवल और केवल इसलिए है ताकि हम इमेज फॉर्मेशन कर सकें। इमेज फॉर्मेशन के लिए ही हम इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन ही हम पढ़ना चाहते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के लिए आपको कुछ रूल्स की जरूरत पड़ेगी। आज हम वही रूल्स डिस्कस करेंगे। रूल्स पढ़ने के बाद हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास आज टाइम बच गया तो हम कोशिश करेंगे कि हम इमेज फॉर्मेशन शुरू कर दें। आपको केसेस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। काफी कुछ आप स्कूल के वजह से जानते हैं, जिन्होंने अभी स्कूल ज्वाइन कर लिया है, जो क्लास 10th में आ गए हैं वो जानते हैं, और जो ऑलरेडी अभी क्लास 10th में चल रहे हैं वो तो इस बात को बखूबी जानते हैं। देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला रूल क्या है, भैया रूल समझो। भैया रूल कुछ नहीं है, हमने लॉज पढ़ लिए हैं, हमने लॉज पढ़ लिए हैं रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट लॉ देख लिया है, सेकंड लॉ देख लिया है, ठीक है, ऐसे ही हमने इसका सेकंड लॉ भी देख लिया है। क्यों ना हम एक बार लॉ पढ़ने की कोशिश करें। मैं देखो बार बार आप देखेंगे कि मैं कॉनकेव ही बनाऊंगा मोस्टली। क्यों? ज्यादातर 6 केसेस अकेले इसके हैं,
तो जब हमें ज्यादा यही पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रहा कि वेटेज अलग अलग है, वेटेज की बात नहीं है, बात ये कि इसके केसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेकंड वन। इसीलिए ये मैंने अपने लिए रेफरेंस लाइन बना दी। फिर से ये P हो गया, इधर कहीं F हो गया और इधर ही कहीं हो जाएगा C। तो अपने को दो तीन बातें समझनी होंगी, दो तीन बातें देखनी होंगी। पहली बात तो ये आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा देखिए ध्यान रखना है, मोस्टली ये देखा गया कि P से F तक का जो डिस्टेंस होता है ये आधा होता है। दोबारा सुनो, P से F तक का जो डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ बोलेंगे भाई, फोकस तक का लेंथ, फोकस तक का लेंथ, तो नाम क्या पड़ गया, फोकल लेंथ। ऑब्वियस बात है ना यार, हाउ सिंपल दैट कैन बी, हाउ सिंपल दैट कैन बी कि पोल से फोकस तक का डिस्टेंस क्या हो गया, फोकल लेंथ। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये वाला। अब आप सोच रहे देखो, आप कर्व, आप आर्क बना रहे थे, व्हाट इज दिस, दिस इज रेडियस ऑब्वियस, तो दिस इज रेडियस। व्हाट इज दिस, दिस इज रेडियस। लेकिन रेडियस के बारे में बताना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं, बिल्कुल करोड़ों रुपए की बात है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे टीचर बिल्कुल नहीं बिल्कुल समझाते होंगे भाई, बहुत समझाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं प्लीज, लेकिन समझने का प्रयास करते हैं। बात सारी ये है, ये मिरर कर्व्ड है, ये सीधा नहीं है। अगर सीधा नहीं है तो आप सोच कर देखें, अगर मैं एक लाइट रे बनाता हूं, क्वेश्चन आया हुआ इससे मैं फालतू कुछ नहीं पढ़ाता, फालतू पढ़ाने की आदत नहीं है बेटा, फालतू पढ़ा रहा होता तो बस जाने क्या ही हो जाता, फालतू नहीं पढ़ाता हूं, जो चीज पढ़ा रहा हूं बोर्ड में आने के चांस पूरे हैं। मैंने एक सिंपल लाइट रे बनाई है सीधी। अब आप कहने को ये कहेंगे, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ रूल गिनाने लगेंगे, पहला रूल कहेंगे सर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ब्ला 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 ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। मुझे ये नहीं जानना, मैं तो यहाँ ये इंटरेस्टेड हूं, मैं तो यहाँ पर ये इंटरेस्टेड हूं, सोच कर देखेंगे, ये मुड़ा हुआ सरफेस है, ये मुड़ा हुआ सरफेस है, इस पर अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ, सॉरी नॉर्मल लॉ तो ये कहता ना, पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, बोथ तीनों के तीनों को एक लाइन, एक प्लेन में आना पड़ेगा। सेकंड लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि ये कर्व सरफेस है तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करना आना चाहिए था, ये बात मैं कह चुका था। अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है तो मैंने बोला था कि सरफेस देखना है, सरफेस देखना है, पॉइंट देखना है और 90 डिग्री का सेक्टर ड्रॉ करना है। अगर आप इसके बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे, चेक कर लो, इस लाइट रे को छुपाओ, इसको देखो और इसको देखो, 90 बन गया, इसको देखो और इसको देखो, एक दूसरे का 90 है। एक काम करते हैं ना, ये क्या बना दिया मैंने जनाब, ये एन एन डैश बना दिया, ये मैंने एन एन डैश बना दिया। अगर ये मैंने एन एन डैश नॉर्मल बना दिया है तो अब बात रिफ्लेक्टेड रे की है, रिफ्लेक्टेड रे की है, तो भैया ये ऑटोमेटिकली हुआ, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप लगभग उतना ही एंगल बना, सॉरी आप लगभग उतना ही एंगल बनाते हैं, यहां पे तो बनाओगे, ये बन गया लगभग उतना ही एंगल, ऑलमोस्ट उतना ही। तो जनाब ये एंगल आई और ये क्या बन गया, एंगल आर, ठीक है, ये देखिए ये बन गया। जैसे ये बना, आप एक चीज गौर तो करें, आप गौर करें, ये रूल भी है, पैरेलल आने वाली, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस, रेफरेंस लाइन हमारी यही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है, दिस इज द रूल नंबर 1, दिस इज द रूल नंबर 1। लेकिन आप समझे ना रूल कहां से आया भाई, रूल लॉ से ही डिराइव हुआ है। दोनों लॉस को अगर आप मिलाकर देखें, आपने नॉर्मल पूरा ड्रॉ तो करो, तो नॉर्मल ड्रॉ जैसे ही आपने किया, मतलब आप नॉर्मल को एक्स्ट्रापोलेट करते हुए ले गए, नॉर्मल किधर से जा रहा था, सी से जा रहा था, खत्म बात। नॉर्मल कहां से जा रहा था, नॉर्मल सी से पास हो रहा था, बात खत्म हो गई। अब आप सारे रूल आप ऑटोमेटिकली खुद बना लोगे। जैसे पैरेलल जाने वाली लाइट रे, भैया अगर एंगल सेम बनाना है तो ऐसा देखा गया कि वो एफ से ही जाएगी, दिस इज द रूल नंबर 1, दिस इज द रूल नंबर 1, दिस इज द रूल नंबर 1। क्या, पैरेलल आने वाली लाइट रे, पैरेलल इंसिडेंट रे
पास थ्रू फोकस, पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, what is this is rule number 1, this is rule number 1। और जरा आंखें खोल के, दिमाग खोल के इसका यूज करके यार सोच कर देखो यार, जब ये दोनों एंगल बराबर ही है, ये जब दोनों एंगल बराबर ही है, तो क्यों आप इसे उल्टा नहीं समझ सकते? क्या हम इसे यहां एंगल आई और इसको एंगल आर नहीं बना सकते? क्या बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं कहूं कि मेरी लाइट रे यहां नहीं आ रही थी, मेरी लाइट रे यहां से जा रही थी, ये एरो उल्टा करना पड़ेगा मेरे को, ये एरो उल्टेज करने पड़ेंगे। उल्टेज देख रहे, इंग्लिश देख रहे, इंप्रूव हो रही लगातार। देखो यस, ये मेरे को एरो इन्वर्ट करना पड़ा। यहां से लाइट रे अगर जाएगी तो नॉर्मल तो ऑब्वियस है, क्योंकि पॉइंट वही है यार, पॉइंट वही है ना, जिस पॉइंट पर जाकर टकरे वो पॉइंट तो वही है। तो ये वाला एंगल अब क्या बन जाएगा? एंगल आई, टकराकर इधर को जाएगी। क्यों? क्योंकि एंगल आई मस्ट इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई मस्ट इक्वल टू एंगल आर। दिस इज द रूल नंबर 1। मजा ही आ गया जनाब, मजा ही आ गया। एक ही बात से रूल 2 निकल गए। रूल नंबर 1 कहता है पैरेलल आने वाली, किसके पैरेलल? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। रूल नंबर 2 इसी का उल्टा, रूल नंबर 2, यस ऑन, रूल नंबर 2 इसी का उल्टा। लाइट रे पासिंग थ्रू, और मैथमेटिशियन जान गए होंगे कि क्यों ऐसा कह दिया मैंने, पासिंग थ्रू फोकस या कमिंग थ्रू फोकस, पासिंग या कमिंग, कमिंग थ्रू फोकस becomes parallel to principal axis after reflection। जनाब दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, इन दोनों को देख लो। 2 रूल पढ़ लिए, तीसरा रूल तो बेहद ही घटिया है। आप सोच कर देखो, जब हमारा नॉर्मल ही इधर है, जब हमारा नॉर्मल एक्स्ट्रापोलेट करने पर सी से पास हो रहा है, जब हमारा नॉर्मल एक्स्ट्रापोलेट करने से सी से पास हो रहा है, तो ऐसी लाइट रे का क्या होगा जो सी से ही आ जाए? भूल जाओ ये, क्योंकि अब हम 2 रूल पढ़ चुके हैं, बार बार थोड़ी ना बनाता रहूंगा यार मैं एक ही बात का डायग्राम। लो मिटा दिया, हटा दिया, इसको वापस से लिख दिया। ऐसी लाइट रे का क्या करूं जो सी से ही आ गई? तो पॉइंट पर नॉर्मल तो फिर से वही आ जाएगा, नॉर्मल तो वही का वही है। तो इसका मतलब मैंने सी से होकर निकाली या नॉर्मल से निकाली, एक ही तो बात हो गई। मैंने सी से निकाली या नॉर्मल से निकाली, एक ही तो बात हो गई। और अगर एक ही बात है जनाब, तो आप सोचे एंगल आई कितने का बन गया? जनाब एंगल ही नहीं बना। अरे यार नॉर्मल भी यही, लाइट रे भी यही, नॉर्मल भी यही, लाइट रे भी यही, तो एंगल कितना बना? कोई एंगल नहीं बना, 0। और अगर वो 0 है तो एंगल आर मस्ट ऑल्सो बी 0 डिग्री, यहीं की यहीं लौट आएगी। जिस रास्ते गई थी उसी रास्ते लौट आई, जिस रास्ते गई थी उसी रास्ते लौट आई टकराने के बाद। दिस इज आर रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या है जनाब? ऐसी लाइट रे जो सी से होकर जाएगी, वो टकराने के बाद इट रीट्रेस द पाथ। आप रीट्रेस कहें या आप कहें कि इट बिकम्स, मतलब बिकम्स तो नहीं आप बोलेंगे ना, इट बाउंस बैक अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, यानी कि लाइट रे पासिंग थ्रू C, center of curvature, comes
along या रिटर्न बैक, रिटर्न लिख देते ना, रिटर्न बैक एट ओरिजिनल पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये हो गया अपना तीसरा रूल, ये अपना हो गया तीसरा रूल। तो रूल नंबर 1 समझ में आया, कम ऑन, रूल नंबर 2 समझ में आया, और रूल नंबर 3 भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए था। एक ही पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से आपको ये तीनों रूल समझ में आ जाने चाहिए। नहीं आते हैं कोई बात नहीं, आप एक बार देखें, आप 2 बार देखें, आप 3 बार देखें, आप बारंबार देखें, ठीक है। फिलहाल मैं इसको रब करने जा रहा हूं, फटाफट से रब करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आज अगर रूल हो गए तो जय राम जी की काम बढ़िया हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। और आगे थोड़ा और मसाला छिपा हुआ है इस चैप्टर में, कैसे ही बताऊं, मजा ही आ जाएगा। इस वाले चैप्टर को पढ़ाना और इस चैप्टर को पढ़ना दोनों ही बड़ा मजेदार है यार, अच्छा लगता है, बढ़िया चैप्टर है। देखते हैं रूल नंबर 4। मुझे लगता है शायद ये पहले एनसीईआरटी में देते नहीं थे, बट रिसेंटली डालना शुरू कर दिया, आई डोंट नो व्हाई। डालने की जरूरत थी नहीं, बट कोई नहीं, ठीक है। अगर कोई लाइट रे ऐसे पोल पर ही चली जाए तो जनाब फिर से आपके दिमाग में बोलेगा इस पॉइंट पर, बेटा अब समझो, यहां पर ये कर्व है, यहां पर ये कर्व है, लेकिन इस यहां से लेकर यहां तक लगभग आपको ऐसा लगेगा कि ये प्लेन मिरर है। इसका मतलब यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यही वाली लाइन आ जाएगी, यही वाली लाइन आ जाएगी, और अगर यही लाइन है तो ये वाला क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा एक बात और, ऐसे टेढ़ा, ऐसे किसी एंगल को अब तक क्या कर रहे थे, पैरेलल कर रहे थे, फोकस से डार्क, कुछ भी कर रहे थे। फिलहाल आपने शीशे पर ही ऐसे ऑब्लिक, इसको कई बार एक वर्ड बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस, इंसिडेंस एट पी अगर करा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब आप होशियार हो, आप तो मुझसे कहीं ज्यादा जानते हो कि आप लगभग उतना ही एंगल बनाते हुए एक लाइट रे ऐसे निकाल दोगे। दिस इज कॉल्ड एज रूल नंबर 4। दिस इज कॉल्ड एज रूल नंबर 4। तो देयर आर 4 रूल्स दैट गवर्न द इमेज फॉर्मेशन, देयर आर 4 रूल्स दैट गवर्न द इमेज फॉर्मेशन। आपको इमेज फॉर्मेशन में बड़े ही हेल्पफुल होंगे। और बेटा ये ध्यान रखना, दीज आर रूल्स मतलब सीधी सी बात, ये हमारी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, ये हमारी सहूलियत डिराइव लॉ से ही है, लॉ से ही ड्रिवन है, लॉ से ही डिराइव्ड है, बट दीज आर मियरली अ रूल्स, मियरली अ सेट ऑफ रूल्स। ये रूल्स हैं जनाब, ये रूल्स बनाए गए हैं फॉर द इजियरनेस, ठीक है, फॉर अस, राइट। तो रूल नंबर 1 एक बार लेट्स गेट रिवाइज, एक बार रिवाइज कर लें जल्दी फटाफट, देखते हैं। बड़े ही काम आएंगे भाई साहब ये रूल, मतलब बड़े ही मजा ही आ जाएगा जब आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे ना कॉपी पर, ओहो तब स्वाद ही आ जाएगा बिल्कुल, जैसे कहते हैं एफ और इधर की तरफ जनाब सी। देखते हैं, पहला रूल आपसे कहेगा पैरेलल जाने वाले, किसके पैरेलल बेटा, रेफरेंस तो यही है, रेफरेंस तो यही है। रेफरेंस कौन, प्रिंसिपल एक्सेस, और ये PAL है, जो स्कूल में होता है ना प्रिंसिपल, वही है ये, मुख्य मेन। पैरेलल जाने, ओफो सीधी ना खिंच रही बताओ, अब भी टेढ़ी हो गई, कोई ना, आप सीधी समझ लो। प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाने वाली लाइट रे जब आप यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल क्योंकि सी से होकर जाएगा, आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे ना, मैं एक्स्ट्रापोलेशन की बात बोल रहा हूं, वैसे नहीं बोल रहा हूं। ओह हो आज क्या हो गया, सॉरी। आप नॉर्मल को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो वो कहां से होकर जाएगा, वो सी से पास होता हुआ लगेगा। तो आप जब सेम एंगल बनाएंगे तो कहां से जाएगा, एफ। तो पहला रूल प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाने वाली लाइट रे फोकस से होकर जाएगी क्योंकि वो लगभग सेम एंगल बनाएगी। दूसरा रूल, सेकेंड
सेकंड रूल एफ से होकर जाने वाली लाइट रे, एफ से होकर जाने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, फोकस से होकर जाने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। दिस इज द रूल नंबर 2, दिस इज द रूल नंबर 2, दिस इज द रूल नंबर 2। ठीक है, फटाफट फास्ट राउंड खेल रहा है। सी से होकर जाने वाली लाइट रे, अब क्योंकि यही नॉर्मल यही लाइट रे, अब यही नॉर्मल यही लाइट रे, एंगल कितने का आना, 0 डिग्री, तो वापस से इसी रास्ते पर आना पड़ेगा। चौथा रूल सबसे घटिया रूल, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन काय को, क्योंकि इस पॉइंट पर जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो मेरे को नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए कोई आपत्ति नहीं बेटा। इतना हिस्सा गौर करो, इतना हिस्सा गौर करो तो ये प्लेन ही है, इतना हिस्सा गौर करो तो ये प्लेन ही है, इतना हिस्सा गौर करो तो ये प्लेन ही है, प्लेन है तो इसका मतलब ये ही नॉर्मल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर ओवरलैप कर जाएगा नॉर्मल, प्रिंसिपल एक्सिस पर ओवरलैप कर जाएगा नॉर्मल, तो यहां से टकराकर यहां जाएगी, यहां से जाकर टकराकर यहां आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज रूल नंबर 4, रूल 4। तो आपके चारों रूल्स हो चुके हैं, चारों रूल्स आपके हो चुके हैं। अब हम इन्हीं के थ्रू इमेज फॉर्मेशन करना सीख जाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल और आएगा और आना ये चाहिए कि सर आपने कॉनकेव की तो बात कर ली, व्हाट अबाउट द कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का क्या करा? तो जनाब कॉन्वेक्स की कहानी कल डील करेंगे, यानी कि पार्ट नंबर 4 में कल हम रूल्स इन कॉन्वेक्स, यस बिल्कुल कॉन्वेक्स में सीखेंगे, और इसके साथ साथ हम इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव ये भी कल हम सीख लेंगे। और अगर हो सका तो, अगर वीडियो ज्यादा लंबा ना हुआ तो हम इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स भी सीख लेंगे, और इसके बाद हम इसकी जान इसकी शान साइन कन्वेंशन को सीखेंगे। और जब हम साइन कन्वेंशन सीख जाएंगे तो हम इसके न्यूमेरिकल सहज ही कर लेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स हम बहुत आसानी से कर लेंगे। और आप अगर न्यूमेरिकल्स करने लायक सब्जेक्ट में हो चुके हैं, इस चैप्टर में हो चुके हैं, तो आप मानिए ये चैप्टर आपका बिल्कुल सॉलिड प्रिपेयर हो चुका है, बिल्कुल सॉलिड बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो चुका है। तो अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा, मैं ज़्यादा वीडियो लंबा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कई बार बच्चों की रिदम ब्रेक हो जाती है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, आधा घंटा देखना प्रेफर करते हैं, वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, इतनी कंसिस्टेंसी उनके अंदर अभी नहीं होती, इस सर्टेन एज में तो नहीं है एटलीस्ट। जिस हिसाब से इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब खोलेंगे आपको अपनी मनपसंद पहले वीडियोस दिखेंगी, उसके बाद सर्च आपको करना पड़ेगा, पढ़ाई की चीज़ आपको सर्च करनी पड़ेगी। बट द थिंग इज AI का ज़माना है, आप फ़ोन खोलेंगे तो वो आपके मनपसंद जो आपका फेवरेट है, कैसे आपने कभी ना कभी कुछ तो सर्च करा होगा, उससे रिलेटेड वो आपको चीज़ें दिखाना शुरू कर देगा, और आप चाहते ना चाहते आप उन्हीं चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे। इसीलिए मैंने आधे घंटे का सोचा था, सो आधा घंटा आई थिंक हो चुका है, और कल हम सीखेंगे। कुछ दिक्कत हो, मैं आपको कई बार अपना नंबर दे ही चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम हो, कोई नोट्स आपने बनाए हो उसमें से आपको चेक करवाना चाह रहे हो, कुछ और परेशानी हो, तो दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट एंड टेक केयर।